हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सो बच्चों, पॉलिटी की क्लास है और देखिएगा, मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि पॉलिटी को मैं काफ़ी डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में बात की थी कि मैं एक बार बात करूँगा आपसे अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। तो ये एक तरीके की, ये ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मेंस के हिसाब से भी ये क्लास थोड़ी कारगर रहेगी। और साथ साथ प्री का जो भी कंटेंट है वो तो इसमें कवर हो ही जाएगा। देखिएगा, लोकतंत्र में मेनली दो व्यवस्थाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली की और एक बात हम करते हैं संसदीय प्रणाली के बारे में। तो दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल कुछ बातें मैंने कल वाली क्लास में भी इसके बारे में की थी और कुछ बातें हम आज करेंगे। देखिएगा, अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो ये व्यवस्था हमें कहाँ दिखाई देती है? ये व्यवस्था दिखाई देती है हमें अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में। और ये वाली व्यवस्था हमें कहाँ पर दिखाई देती है? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के बाद में फिर इस मॉडल को हमने अपनाया तो भारत में भी यही वाली व्यवस्था मौजूद है। जो आज हमारी भारत की व्यवस्था है वो यही वाली है। अब पहले थोड़ी सी बात हम इसके बारे में कर लेते हैं। देखिए, आपने एक चीज़ तो जानी थी कि शासन के मेनली 3 अंग होते हैं। एक में हम बात करते हैं कार्यपालिका, एक होती है जिसे हम कहते हैं विधायिका, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका। जिन्हें ये वाली क्लास देखनी है, मैं कहूँगा इससे पहले जो मैंने कल क्लास पढ़ाई थी उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कार्यपालिका और एक होती है बच्चों न्यायपालिका। अब ये ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के संबंध के आधार पर ही मेनली हम अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली को डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा, जब हम अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करते हैं तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, विधायिका का मतलब यहाँ पर आप किससे लगा सकते हैं? संसद से। जैसे भारत में जो संसद है वो विधायिका है। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, लेकिन उस कानून को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। तो ऐसे ही अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली हमारे यहाँ के जो पीएम हुए, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। ये क्या है? ये एक तरीके से कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, परिषद। अब देखिएगा कि जब हम अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करते हैं तो साधारण तौर पर इस प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब कि विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका में नहीं होते। होता क्या है कि देखिए, विधायिका यानी जो संसद है, संसद का गठन अलग प्रकार से होता है, सदस्यों को चुन करके होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। राष्ट्रपति चुनने के बाद में मंत्रिपरिषद का गठन करता है और जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं यानी जो मंत्री होते हैं वो इस विधायिका के भाग नहीं होते, वो विधायिका से बिल्कुल अलग होते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का भाग बना सकता है, यानी वो उसे मिनिस्टर चुन सकता है। तो ये नहीं होगा कि जो मिनिस्टर होंगे वो विधायिका के ही भाग होंगे, यानी संसद में से ही चुने जाएंगे, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब हम संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो संसदीय प्रणाली में बेसिकली क्या होता है, आपका विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे कि सबसे पहले विधायिका चुनी जाएगी और इस विधायिका में से ही कौन चुने जाएंगे? मंत्रिपरिषद के सदस्य चुने जाएंगे, यानी मंत्री चुने जाएंगे। तो एक साधारण तौर पर एक अंतर ये होता है कि अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उस प्रणाली में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका में से नहीं चुने जाते, लेकिन जो संसदीय प्रणाली है वहां पर कार्यपालिका के सदस्य जो है वो विधायिका से चुने जाते हैं। चूंकि भारत में संसदीय प्रणाली मौजूद है, इसलिए आप देखेंगे जो भी मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो संसद में किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा या राज्यसभा के वो सदस्य होते हैं। अब डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। तो देखिएगा, ये तो मैंने बता दिया कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हमें बेसिकली कहाँ पर दिखाई देती है। ये हमें दिखाई देती है अमेरिका में। अमेरिका में व्यवस्था हमें दिखाई देती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एकल कार्यपालक ही होता है। एकल कार्यपालक का मतलब आप समझिएगा कि देखिए, जब हम संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें दोहरे कार्यपालक दिखाई देते हैं। यानी एक तो वहाँ पर हमें राष्ट्रपति दिखाई देगा और एक राष्ट्रपति के साथ साथ हमें वहाँ पर प्रधानमंत्री भी दिखाई देगा। जो प्रधानमंत्री है यानी जो पीएम है, हमें वो भी दिखाई देगा। ऐसी ही सेम स्थिति आप ब्रिटेन में भी देख सकते हैं और ऐसी ही स्थिति आप भारत में भी देख सकते हैं। बस अंतर ये है कि ब्रिटेन में राष्ट्रपति शब्द यूज नहीं होता है, ब्रिटेन में होता है सम्राट। तो जो भूमिका भारत में राष्ट्रपति की है वही भूमिका ब्रिटेन में सम्राट की है। तो यहाँ पर क्या होता है, संसदीय प्रणाली में इस तरीके की दोहरी व्यवस्था दिखाई देती है, 2 कार्यपालक दिखाई देते हैं। खास तौर पर
एक नाम मात्र का होता है, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, मैं कह सकता हूं एक जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख, और एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं वास्तविक प्रमुख। ये वास्तविक प्रमुख है। वास्तविकता में जो पावर होती है वो इस वाले प्रमुख के पास होती हैं, और भारत में भी ऐसे ही है। भारत में प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां हैं, लेकिन नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। ब्रिटेन में वास्तविक शक्तियां वहां के प्रधानमंत्री के पास हैं और नाम मात्र की पावर वहां के सम्राट के पास है। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कार्यपालक दिखाई देता है, और वो होता है राष्ट्राध्यक्ष। उसे हम बोलते हैं राष्ट्राध्यक्ष, या मैं कह सकता हूं वो होता है आपका राष्ट्रपति। तो देखिए अमेरिका में जो पावर है वो किसके पास है? समस्त पावर राष्ट्रपति के पास है। वहां देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मंत्री परिषद है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मंत्री परिषद का जो मेन प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। प्रधानमंत्री का पद का कोई महत्व नहीं होता, प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी दल सबसे बड़ा होता है, जिसे बहुमत प्राप्त होता है, उसका जो प्रमुख होता है वो अपने मंत्री परिषद का गठन करता है, वो भी विधायिका में से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से जिसे चाहे उसे मंत्री परिषद में चुन सकता है एक मिनिस्टर के रूप में। अब यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता के बारे में। हम दोनों चीज़ों को देखेंगे, विशेषता और कमियां क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे विशेषता के बारे में। पहली विशेषता है स्थायी कार्यकाल होता है। देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली में, खास करके जब मैं अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात कर रहा हूं तो यहां मेरा तात्पर्य है राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से, अमेरिका की व्यवस्था से। तो देखिए स्थायी कार्यकाल होता है। देखिए अमेरिका में मेनली जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और 4 वर्ष के लिए ही वो वहां पर मंत्रियों को चुनता है, और ये मंत्री विधायिका के नहीं होते हैं। अब भारत में क्या है, देखिए भारत में ये मंत्री होते हैं आपके कहां से? संसद से। अब सिंपल सी बात है, संसद का कार्यकाल साधारण तौर पर तो 5 वर्ष होता है, लेकिन काफी बार हो सकता है कि संसद में किसी दल का बहुमत समाप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, और सपोज करिए कि आज बीजेपी की सरकार है लेकिन कल के दिन को बीजेपी को बहुमत ना रहे, तब इस कंडीशन में हो सकता है कि भाई कांग्रेस अपनी सरकार बना ले। तो जो संसदीय प्रणाली होती है वहां पर चीजें कम स्थायी होती हैं, अस्थायी ज्यादा होती हैं, सरकार काफी बार गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर सरकार के गिरने की संभावना नहीं होती। रीजन क्या है? क्योंकि वो विधायिका के सदस्य है ही नहीं, और ना ही वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा और 4 वर्ष के लिए उसकी मंत्री परिषद होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें बहुमत पेश करना पड़े, विधायिका में, संसद में बहुमत लाना पड़े, या निम्न सदन में बहुमत लाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एक पहली विशेषता है कि स्थायी कार्यकाल होता है। अगली विशेषता ये भी है कि हमें इस प्रणाली में विशेषज्ञता देखने के लिए मिल सकती है। देखिएगा अगर आप संसदीय प्रणाली की बात करें तो वहां पर जो मंत्री होते हैं वो मंत्री मेनली संसद से चुन करके आते हैं। अब आप देखिए भारत में अगर आपको कोई चुनाव लड़ना है तो उसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता तो है नहीं, तो साधारण तौर पर जो एमपी चुन करके जाते हैं संसद में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग एजुकेटेड हों और ऐसे में वो विशेषज्ञता रखते हों, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि जो मंत्री बनेंगे वो आपके विधायिका से ही चुन करके आएंगे, कहने का मतलब है संसद से चुन करके आएंगे। तो संसदीय प्रणाली में इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि जो मंत्री बन रहे हैं वो विशेषज्ञ हों। और आपने देखा भी होगा जो मंत्री होते हैं, भले ही उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है या उनके पास और कोई सी भी मिनिस्ट्री है, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ में विशेषज्ञता रखते हों। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में विशेषज्ञता हो सकती है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो विधायिका से नहीं चुनने होते हैं, उन्हें आप साधारण तौर पर कहीं से भी चुन सकते हैं। तो राष्ट्रपति ऐसे में विशेषज्ञता वाले लोगों को चुन सकता है और उन्हें वो विभाग दे सकता है जिस विभाग में एक विशेष विशेषज्ञता की जरूरत है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री में भाई सिंपल सी बात है, कोई ना कोई डॉक्टर होना चाहिए, तो वहां पर ये वाला चांस मिल सकता है कि राष्ट्रपति एक किसी डॉक्टर को मंत्री के रूप में अपॉइंट कर ले। अगला है नीतियों में निरंतरता भी दिखाई देती है। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर स्थायी कार्यकाल है, 4 वर्ष के लिए मंत्रिपरिषद चुनी जा चुकी है। ऐसे में वो जो भी योजना बनाएगी तो वो कम से कम 4 साल का एक लंबा समय है कि उस योजना को बना करके सतही स्तर पर लागू करे। लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या होता है, आज सरकार है, हो सकता है 3 दिन बाद सरकार गिर जाए, 10 दिन बाद सरकार गिर जाए। तो काफ़ी बार क्या होता है, सरकार कोई योजना बनाती है लेकिन लागू करने से पहले ही सरकार गिर जाती है और दूसरी फिर सरकार आकर के नई योजना बनाती है। यहाँ पर क्या है, नीतियों में निरंतरता देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि एक तरीके का स्थायी कार्यकाल हमें दिखाई देता है। अगला है राजनीतिक दबाव से मुक्ति। देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद होती है वो राजनीतिक दबाव से मुक्त होती है। वहाँ पर क्या होता है संसदीय प्रणाली में, क्योंकि वहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है वो है
जो लोकसभा में जिसे बहुमत मिला हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर बीजेपी को है तो ऐसे में मंत्रिपरिषद में बीजेपी के लोग होंगे और ऐसे में बीजेपी का जो एजेंडा होगा उसी के अनुसार इन मंत्रियों को काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं, किसी पार्टी का दबाव नहीं, बिकॉज क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदय ने जो मंत्रिपरिषद के लोग चुने हैं वो आपके किसी जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी से हो, जरूरी नहीं है कि किसी सदन से हो, ऐसे में वो स्वतंत्र होकर के कार्य कर सकते हैं, उन पर कोई राजनीतिक दबाव हो ये जरूरी नहीं है। अगला है बहुमत खोने का डर नहीं। फिर से मैंने बताया चूंकि विधायिका से चुने ही नहीं जाते हैं इसलिए ये जरूरी नहीं है कि भाई उनको बहुमत होना जरूरी है, संसद में निम्न सदन का बहुमत होना जरूरी है जैसे कि भारत में होता है। भारत में वही मंत्रिपरिषद रह सकती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर बहुमत का कोई डर ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई बहुमत का डर है या कल के दिन को बहुमत नहीं रहेगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरने का कोई डर नहीं होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी एक प्रमुख विशेषता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होती है और विधायिका से नहीं, विधायिका से अलग। पता नहीं बच्चों आज काफ़ी प्यास लग रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ कमियों की। पहली कमी है, हम कह सकते हैं उत्तरदायित्व नहीं है। देखिए किसी भी काम में उत्तरदायित्व होना ज़रूरी है। अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई भी, तब ऐसे में समस्या खड़ी हो सकती है। संसदीय प्रणाली में क्या है, एक तरीके का उत्तरदायित्व होता है कि जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। कल के दिन को सरकार बेहतर कार्य नहीं करती है तो हो सकता है कि लोकसभा में उस पार्टी को बहुमत ना रहे और ऐसे में सरकार गिर जाती है। तो सरकार को एक डर बना रहता है कि उसे अच्छे से कार्य करना है, अगर नहीं करा तो मे भी हो सकता है बहुमत ना रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई उत्तरदायित्व भी नहीं है, मंत्रिपरिषद जैसे चाहे वैसे कार्य कर सकती है। और इसी को देखते हुए आगे लिखा हुआ भी है, एक कमी निरंकुशता की संभावना आ सकती है, क्योंकि उत्तरदायी नहीं है किसी के प्रति, किसी सदन के प्रति, तो ऐसे में हो सकता है कि 4 साल के लिए जो मंत्री चुन करके आ जाएं वो निरंकुश रूप से कार्य करें, वो लोकहित को ना सोचें, लोकहित के बारे में ना देखें, पब्लिक इंटरेस्ट में काम ना करें, बल्कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही लेकर के काम करते रहें, ऐसा देखा जा सकता है। एक बात है, अकुशलता की संभावनाएं भी हो सकती हैं। हालांकि हमने यहाँ पर देखा था कि विशेषज्ञता देखी जा सकती है, लेकिन कमियों में अकुशलता मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि भाई कोई राष्ट्रपति ऐसा चुन लिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा कुशल ना हो। अब ऐसे में वो हो सकता है ऐसे मंत्रियों का ही चयन करे जो कि अकुशल व्यक्ति हो। अब ऐसे में उत्तरदायित्व तो है नहीं, और अगर मान लीजिए अकुशल मंत्रियों को चुन लिया जाता है तो फिर पूरी की पूरी सरकार जो है वो अकुशल लोगों की बन जाएगी। तो एक संभावना यहाँ पर यह भी देखी जा सकती है। उसके अलावा विधायिका व कार्यपालिका में टकराव की स्थिति भी देखी जा सकती है। संसदीय प्रणाली में चूंकि कार्यपालिका के सदस्य किससे चुने हुए होते हैं, विधायिका से, तो वहां पर तो जो विधायिका के सदस्य हैं उनमें से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने हुए हैं, टकराव की स्थिति कम होती है। यहाँ पर चूंकि विधायिका के सदस्य बिल्कुल अलग हैं और कार्यपालिका के सदस्य बिल्कुल अलग हैं, कार्यपालिका जो योजना बनाती है उसे अप्रूवल लेना पड़ता है विधायिका से, और ऐसे में हो सकता है कि टकराव की स्थिति सामने आ जाए। एक अगली कमी हम देख सकते हैं, प्रतिनिधित्व में व्यापकता का अभाव। देखिए संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधित्व का काफ़ी व्यापकता होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि संसद में जो सदस्य चुन करके आते हैं वो अलग धर्म, अलग मजहब, अलग जातियों के होते हैं। अब ऐसे में इन्हीं सदस्यों में से चुन करके जाते हैं लोग मंत्रिपरिषद में। तब ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व बहुत व्यापक होता है, यानी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर वो सीमित नहीं होता, असीमित होता है। मंत्रिपरिषद में हर एक जाति, हर एक धर्म, सब तरीके के लोग होते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में चूंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव करता है मंत्रियों का, ऐसे में हो सकता है कि राष्ट्रपति जिस किसी धर्म से या जाति से या जिस वर्ग से जुड़ा हुआ हो वो उसी वर्ग के लोगों को मंत्रियों के रूप में अपॉइंट करे। तब ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं ज़्यादा व्यापक नहीं रह पाएगा इस व्यवस्था में। तो ये प्रमुख रूप से मैंने बात करी विशेषता के बारे में और कमियों के बारे में। अब आपको एक प्रश्न लिखना है, उसका आंसर देना है। प्रश्न लिख के बाद में प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए आलोचनात्मक टिप्पणी करिए। तो यानी इसमें सब चीज़ें आपको बतानी हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली होती क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और साथ साथ उसकी आलोचना भी कुछ हद तक करनी है, कमियां भी आपको बतानी है, और तब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगली बात हमें करनी है संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। देखिए ये प्रणाली जो है इसे कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। एक्चुअली इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इंग्लैंड है इंग्लैंड की जो संसद है वो कहाँ पर है, वो जगह जो है वो है वेस्टमिंस्टर।
एक्चुअली वहाँ पर चूंकि संसदीय प्रणाली विकसित हुई तो ऐसे में जो वो जगह है उसी के नाम पर इसको नाम दे दिया गया संसदीय शासन व्यवस्था को, वेस्टमिंस्टर मॉडल। हमने जो अपना सिस्टम अपनाया है वो हमने कहीं ना कहीं इसी से अपनाया, इसी को लेकर के अपनाया। हालांकि कुछ अंतर भी है, हमारे यहाँ के और ब्रिटेन के सिस्टम में अंतर है, लेकिन काफ़ी हद तक एक जैसा है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत की जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो किस पर आधारित है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पे आधारित है। और एक ये बात और ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा कारण इस चीज़ को अपनाने का ये रहा था क्योंकि लंबे समय तक भारत पर किन्होंने शासन किया, अंग्रेज़ों ने, खास करके ब्रिटेन के लोगों ने, इसलिए हमने ब्रिटेन के ही सिस्टम को भारत में अपनाया। अब यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं कि क्या विशेषता है। पहला है उत्तरदायी शासन। बिल्कुल संसदीय प्रणाली में उत्तरदायी शासन होता है क्योंकि जो मंत्री परिषद के लोग होते हैं वो विधायिका से चुन करके आते हैं। खास तौर पे निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका, यानी जो सरकार है, जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है भारत में। तो इस वाली व्यवस्था में एक प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर उत्तरदायी शासन होता है, जो मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। दूसरी बात है दोहरे कार्यपालक भी होते हैं इसमें। जैसे कि मैंने बताया, एक होता है नाम मात्र का और एक होता है वास्तविक। जैसे भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालक प्रमुख हैं और वास्तविक कार्यपालक हैं प्रधानमंत्री, ऐसे ही ब्रिटेन में सम्राट नाम मात्र के हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक। तो दोहरे कार्यपालक भी एक प्रमुख विशेषता होती है। इसके अलावा बहुमत का महत्व, देखिए बहुमत का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं होते इस बात के लिए कि वो किसी भी संसद के सदस्य को वो मंत्री बना दें, इस बात के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। होता क्या है कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी पार्टी के लोग फिर क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुमत का एक विशेष महत्व होता है। बहुमत के आधार पर ही सरकार का गठन होता है, कार्यपालिका का गठन होता है। विधायिका में जिस पार्टी का बहुमत होता है वही कार्यपालिका का गठन करती है। इसके अलावा निचले सदन का विघटन हो जाता है। एक बड़ी बात और है इस संसदीय प्रणाली की, एक प्रमुख विशेषता ये है कि निचला जो सदन होता है उसका विघटन हो जाता है। जैसे भारत में 2 सदन है, राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, लोकसभा जो कि निम्न सदन है। तो आप देखेंगे लोकसभा का विघटन हो जाता है 5 साल में, फिर दोबारा से चुनाव होते हैं और नई लोकसभा का गठन होता है। तो निम्न सदन के विघटन की व्यवस्था जो है ये प्रमुख विशेषता है इस संसदीय शासन प्रणाली की, और ऐसा भारत में होता भी है। अगला है कार्यपालिका व विधायिका में टकराव नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में तो टकराव दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर टकराव आपको इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से आए हैं, विधायिका से ही आए हैं। इसके चलते कार्यपालिका और विधायिका में टकराव दिखाई नहीं देता है। अगला है निरंकुशता का अभाव। देखिए यहाँ पे निरंकुशता भी हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि एक डर बना रहता है, क्योंकि मंत्री परिषद उत्तरदायी है विधायिका के। कल के दिन को अगर पब्लिक इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करती है सरकार, कार्यपालिका काम नहीं करती है, तब ऐसे में हो सकता है वो बहुमत अपना लोकसभा में खो दे, जिसके चलते सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए निरंकुशता का अभाव होता है, जो मन चाहे सरकार वो नहीं कर सकती, और ऐसा करेगी तब ऐसे में सिंपल सी बात है बहुमत खत्म हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो ये प्रमुख विशेषता है। एक और मैं कह सकता हूं इसी वाली प्रणाली में एक और विशेषता है, वो है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। देखिए यहाँ पर वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होता है वो सरकार बनाता है। अगर किसी वजह से उसके कामों से खुश नहीं है विधायिका, तब ऐसे में हो सकता है बहुमत ना रहे और वो सरकार गिर जाए। तब ऐसे में मौका मिल जाता है जो अपोजिशन में बैठी पार्टी है, यानी जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, वो सरकार का गठन कर सकती है। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक सरकार का भी हमें इसमें प्रावधान मिलता है कि अगर एक सरकार काम नहीं कर पा रही है या उसे बहुमत नहीं रहा उसके पास, तब ऐसे में दूसरी सरकार बनाई जा सकती है। ये प्रमुख विशेषता है। अब कुछ दोष के बारे में बात कर लेते हैं। पहला दोष है प्रमुख रूप से अस्थायी कार्यपालिका। देखिएगा अस्थायी कार्यपालिका होती है, हालांकि साधारण तौर पे कार्यकाल 5 वर्ष का होता है मंत्री परिषद का, लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से लोकसभा में बहुमत नहीं मिला तो सरकार 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में सरकार गिर जाएगी। तो एक तरीके से अस्थायी कार्यकाल होता है। और सिंपल सी बात है, अगर कार्यकाल अस्थायी होगा तो योजनाओं में भी निरंतरता नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए सरकार ने योजना बनाई और कल के दिन को सरकार गिर गई, तब ऐसे में नई सरकार आएगी, या हो सकता है अपोजिशन पार्टी जो है वो अपनी सरकार बना ले, और हो सकता है वो उन योजनाओं को आगे संचालित ना करे, वो वहीं पर उस पर रोक लगा दे और फिर नई योजनाएं लेकर के आए। तो एक बड़ी समस्या ये भी आ जाती है कि योजना में निरंतरता नहीं रहती। और आपने ऐसा देखा भी होगा, भारत में खास करके ऐसा देखने के लिए मिलता भी है। कोई सरकार एक योजना शुरू करती है, अगली सरकार आकर के उस योजना में बड़े परिवर्तन कर देती है, नाम परिवर्तन कर देती है, लक्ष्य परिवर्तन कर देती है, ये काम कर देती है।
अगला है निरंकुशता की भी संभावना है। देखिएगा, हालांकि निरंकुशता की संभावना नहीं है क्योंकि उत्तरदायी शासन है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि जो पार्टी है जिसने सरकार बनाई है उस पार्टी की सीटें बहुत ज़्यादा हों, यानी वो बहुमत से भी ज़्यादा में हो। अगर इस तरीके की स्थिति है तब आप सोचिएगा कि मान लीजिए लोकसभा में ज़्यादातर सीटें बीजेपी की आ जाएं, अब ऐसे में बीजेपी की ही सरकार बने, तब चाह करके भी विपक्ष जो है वो इस सरकार को नहीं गिरा सकता, और ऐसे में ये सरकार फिर मनचाहे कदम उठा सकती है, कर सकती है, और जैसा आप देख भी रहे हैं ऐसा हो भी रहा है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत निरंकुशता भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अकुशलता की संभावना भी इसमें हमें दिखाई देती है। वो इसलिए देती है, मैंने भी आपको बताया कि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो विधायिका में से चुन करके आते हैं। अब आप सोचिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो विधायिका में लोग बैठे हुए हैं, संसद में लोग बैठे हुए हैं, वो पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों, ठीक है, और विशेषज्ञ हों, किसी चीज़ का उनके पास कोर्स हो, ऐसा कुछ होगा नहीं। तब इस कंडीशन में ये तो पक्का ही है कि चुने वहीं से जाएंगे मंत्रिपरिषद के सदस्य। अब मजबूरी में मान लीजिए कि कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो मेडिकल लाइन को अच्छे से जानता हो, लेकिन मजबूरन हमें उसे फिर हेल्थ मिनिस्ट्री में मंत्री बनाना पड़ेगा, प्रमुख बनाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें अकुशलता की संभावना भी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये कुल मिलाकर के दोष हैं और ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब फाइनली आपको 2 प्रश्न लिखने हैं घर से। एक पहला प्रश्न लिखना है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए आलोचनात्मक टिप्पणी करें। एक ये लिखना है, लगभग 200 शब्दों में ये लिखना है आपको। और एक दूसरा और लिखना है प्रश्न, उसमें बस यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को हटा करके इसकी जगह पर आपको क्या कर लेना है, संसदीय शासन प्रणाली कर लेना है। जो बच्चे इसको लिखना चाहते हैं मैं कहूँगा ज़रूर लिखिएगा, जो नहीं लिखना चाहते वो भी एक बार लिखिएगा। और इन दोनों के आप आंसर लिख करके मुझे सेंड ज़रूर करिएगा, व्हाट्सएप पर सेंड ज़रूर करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और तो मेरा आज का उद्देश्य यही था कि मैं आपसे अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में डीपली चर्चा करूं। और जहां तक मुझे लगता है कि हमारी ये चर्चा खत्म हो गई है, तो बच्चों आज ये फिर क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और 11 बजे से आपकी क्लास होनी है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस वाली क्लास होनी है, करिएगा ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद और फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है बच्चों।